हेलो फ्रेंड्स। आज हमने कल जो देख लिया था, हमारे कल दो लेक्चर्स ख़त्म हो गए थे जिसमें हमने सोर्सेज देख लिए थे। इसके पहले की जो हमारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज थे, लिटरेरी सोर्सेज थे, ये ख़त्म हो गए। स्टोन एज हमारी ख़त्म हो चुकी थी। अब स्टोन एज के बाद जो हम फर्दर चलते हैं वो है चैल्कोलिथिक कल्चर। चैल्कोलिथिक कल्चर का मतलब समझ लेते हैं कि बेसिकली चैल्कोलिथिक का कल्चर, चैल्को मतलब कॉपर और लिथिक मतलब स्टोन। मतलब ये जो एज थी इसमें उनने मेटल्स के साथ में, जो आपके मेटल्स थे, मेटल के साथ में मेटल का यूज किया था इंस्ट्रूमेंट्स में। इंस्ट्रूमेंट्स में मेटल के यूज स्टार्ट किए थे, इसलिए इस कल्चर को जो है हम चैल्कोलिथिक कल्चर कहते हैं। आप ये समझ रहे हैं ना, मेटलर्जी का यूज मतलब उस समय से डोमिनेट करने लगा था कि मेटलर्जी हम लोगों को समझ में आ गई थी कि हमें कैसे यूज करना है कॉपर के साथ में। तो कॉपर भी था, स्टोन भी था। जैसे आप बहुत सारे देखते होंगे कि एक्स हो गई, ये सब चीज़ें जो, या उनने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, यूटेंसिल्स, ये सब जो बनाने स्टार्ट किए वो कॉपर के बनाने स्टार्ट किए थे। तो इसलिए उसका नाम हो गया चैल्कोलिथिक कल्चर। तो हम ये देख सकते हैं कि अर्लीस्ट एविडेंस जो है यूज करने का मेटल, वो अर्लीस्ट एविडेंस मेटल का, ये हमें कॉपर का ही मिलता है कि कॉपर का यूज हुआ था इसमें। और ये लगभग आपको जो है देखने को मिलेगा 5000 बीसी के आसपास। इसका जो है, जो कार्बन डेटिंग के थ्रू एक जो मिला था इंस्ट्रूमेंट, वो आपको 5000 बीसी के आसपास जो है, मतलब कॉपर यूज करने की बात कही गई है। तो ये चीज हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि जो चैल्कोलिथिक कल्चर है ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि इसकी रेंज जो है 3500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक है। तो सबसे पहला जो है वो प्री हड़प्पन हो गया, मतलब हड़प्पन जो कल्चर था उसके पहले का कल्चर। कि बेसिकली आप ये बात करेंगे कि जैसे प्री हड़प्पन मतलब हो गया कि आपने देखा था स्टोन एज जो थी, इसके जस्ट पहले जो एज थी वो हमने देखा था ना कि ये जो स्टोन एज, ये देखिए जो नियोलिथिक स्टोन एज का जो लास्ट पीरियड था एग्रीकल्चर फेज वाला, एग्रीकल्चर फेज का, जो एग्रीकल्चर की जिसमें डिस्कवरी हुई थी, वो जो फेज था जिसमें लोग सेटल्ड हो गए थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगे थे, नियोलिथिक जो कल्चर था स्टोन एज का, उसके बीच और हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, इसके बीच का जो ट्रांजिशन फेज है वो हमारा कहता है प्री हड़प्पन। दूसरा हो गया हड़प्पन कल्चर, जिसको हम देखेंगे आगे कि ब्रॉन्जेस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इस तरह की चीजें जो बोली गई हैं वो हड़प्पन हो गया 2500 टू 1750 बीसी। उसके बाद आता पोस्ट हड़प्पन, 2000 से लेके 1000 बीसी तक इसके एविडेंसेस हैं। इसी में हम देखेंगे कि हमारा अर्ली वैदिक जो टाइम है वो भी इसी के बीच में है। 1500 टू 1000 बीसी तक का अर्ली वैदिक भी है। 1000 से 500 बीसी तक अगर हम देखेंगे, इसको 500 या 600 तक भी कहते हैं। वहां से आपका क्या है, आयरन एज। ये आयरन एज है ना, आयरन आयरन एज क्यों बनी, बहुत छोटी सी बात है कि आयरन का इस्तेमाल हुआ, आयरन की डिस्कवरी हुई। जो लेटर वैदिक आगे हम जब पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। जो लेटर वैदिक एज है, लेटर वैदिक एज में ही आयरन की डिस्कवरी हुई थी और आयरन का यूज वहां पर स्टार्ट हुआ बहुत ज्यादा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं आयरन एज। ये लेटर वैदिक का हो गया। अब हम इसी कल्चर को देखेंगे, अगर सदर्न इंडिया में हम देखते हैं तो ये 1000 बीसी से लेकर नियरली 100 बीसी तक का जो इसके पहले का समय है, 100 बीसी तक का लगभग जो समय, उसको मेगालिथिक कल्चर कहते हैं, सदर्न इंडिया में था। इसका कुछ मतलब नहीं है बहुत खास, इसका मतलब है कि ये ब्यूरियल साइट्स थी, ब्यूरियल साइट्स थी, लोगों को दफनाते थे। और ये बहुत बड़े बड़े स्टोन्स से, जो ये गड्ढा है इसको स्टोन्स से, ये यहाँ कटिंग करके, ये स्टोन है, स्टोन लिड्स, इनसे बहुत बड़े बड़े गड्ढों में इन लोगों को यहाँ पर अंदर रख देते थे और उसके ऊपर स्टोन्स लगा देते थे। इसीलिए हम इसको मेगालिथिक कल्चर बोलते हैं। ब्यूरियल साइट्स थी बेसिकली सदर्न इंडिया की। तो ये आपके हो गए। अब हम देखते हैं कुछ साइट्स के बारे में, देख लेते हैं जो प्री हड़प्पन साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये आप चीज़ देख लीजिए कि प्री हड़प्पन साइट्स कहाँ से हैं। ये कुछ बुक्स की कटिंग है जो मैंने यहाँ पे लगाई है आपके समझने के लिए। प्री हड़प्पन ये साइट्स हैं, ओके। ये प्री हड़प्पन है। प्री हड़प्पन मतलब डेवलपमेंट, हड़प्पा सिविलाइजेशन के पहले की जो साइट्स हैं, प्रॉपरली हड़प्पन सिविलाइजेशन में डेवलप नहीं हुई है वो। तो हम देख रहे हैं इसमें कौन सी है, सदर्न वेस्ट अफगानिस्तान में, ये याद रखना, मुंडीगक, ये इंपॉर्टेंट साइट है आपकी। जो मुंडीगक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट में से आता है। तो ये आपका, ये चीज़ देख लीजिएगा कि ये कहाँ की है ना। ये आपकी
अफगानिस्तान की है। इसमें तो इतना खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप बलूचिस्तान में ये, पाकिस्तानी पंजाब में हड़प्पन अब ये मत कहिए हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा जो साइट्स हैं ये आपके दोनों कल्चर्स को शो करती हैं, प्री और हड़प्पन। तो ये प्री हड़प्पन के भी इसमें एविडेंसेस हैं, हड़प्पन के भी एविडेंसेस हैं, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए कि ये इसमें ही है। ये हड़प्पा हो गया, पाकिस्तानी पंजाब में है, आमरी, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो। अब आप देख रहे हैं कि ये सब आपको हड़प्पन फेस की भी साइट्स में दिखेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बनावली हरियाणा, राखी गढ़ई, कालीबंगान, तो ये जितने मैंने टिक किए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा कहाँ कहाँ है। सेकंड हम बात करते हैं हड़प्पन साइट्स, मतलब प्रॉपरली जो ये पीरियड है हमारा, ये हमारा 1750 BC तक का इसको बोला गया है। तो हम इसी को मान लेते हैं कि ये हमारा जो है इंडस वैली हड़प्पन सिविलाइजेशन या IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली क्यों बोला गया अभी आगे देखेंगे कि जो साइट्स हमें मिली थी अर्लीस्ट एविडेंसेस में, वो कहाँ में मिली, इंडस के किनारे, सिंधु नदी जो है उसके किनारे ये मिली, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा गया। ओके, इन सिविलाइजेशन जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हम इसको फर्दर पूरे ब्रीफ में आगे देखेंगे कि क्या है, डिटेल्ड वे में कि क्या क्या है। हम साइट्स देख लेते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं कहाँ कहाँ पर, जो आपको पढ़नी चाहिए, याद रहनी चाहिए। आपकी अफगानिस्तान की जो साइट है सतुगई और मुंडीगढ़, ये दोनों आपको याद होनी चाहिए, अफगानिस्तान में मिली थी। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वहाँ पे मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ का आपने नाम देखा होगा कि ये जब मैं स्टोन एज पढ़ा रहा था तो यहाँ पे भी एविडेंस, अर्लीस्ट एविडेंस पहले जो बोला गया था, अर्लीस्ट एविडेंस जो एग्रीकल्चर का था वो आपका यहाँ पर मिला था। फिर आपका सुतकड़ा गेंडोर, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। पाकिस्तानी पंजाब में हड़प्पा, सिंध में अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी, ये आपके इंपॉर्टेंट है। शाहनूदरो, अलादीनो, ये इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में मांडा है, हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी, भगवानपुरवा, ये आप याद रखिएगा। राजस्थान में कालीबंगान, बारा, हनुमानगढ़, यूपी में आलमगीरपुर, मानपुर, बड़गांव, हुल्लस, सनौली, ये सारे यूपी का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे याद रखिएगा। गुजरात सारे इंपॉर्टेंट है, लोथल, सुरकोतला, रंगपुर, रोजड़ी, देशलपुर। महाराष्ट्र में दैमाबाद। तो ये आपकी कुछ साइट्स हो गई जो आपको याद रखनी है, आप पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अब हम फर्दर बात करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने बेसिकली बात करी कि इंडस वैली बोला क्यों गया। इंडस वैली बोला इसलिए गया क्योंकि इंडस क्या है आपका, सिंध नदी जो है उसको इंडस बोलते हैं हिंदी में, और यहाँ पर आपकी साइट्स मिली थी। जैसे आप देखेंगे ना, ये मोहनजोदड़ो है, ये आपकी इंडस है, तो बहुत सारी साइट्स इंडस के किनारे थी, इसलिए हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी हम इनको बोलते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा कि मैंने ब्रॉन्ज, ये आपका ब्रॉन्ज एज क्यों, क्योंकि बहुत सारे यूटेंसिल्स, आपके इक्विपमेंट्स, यूटेंसिल्स हो गए, आर्टिफैक्ट्स हो गए, ये सब जो है हमको ब्रॉन्ज में मिले थे, इसलिए ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर प्लस टिन, इसका जो एलॉय है ये हमारा है ब्रॉन्ज, इसलिए इसको हम ब्रॉन्जियन सिविलाइजेशन कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और तीसरा नाम क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों, क्योंकि जो पहली डिस्कवर्ड साइट थी हड़प्पा, वो कहाँ थी, वो मिली थी आपकी, इसलिए इसको बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम चीज़ देख लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी इसमें दिए हुए हैं, कुछ जो बचेंगे वो मैं फर्दर बता दूंगा। हड़प्पा की डिस्कवरी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दयाराम साहनी की है 1921 की। ये कहाँ पर है, पाकिस्तानी पंजाब में इस समय स्थित है हड़प्पा, रावी नदी के किनारे, ये चीज़ याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो, माउंट ऑफ डेथ, इंडस के किनारे है, सिंध में है, पाकिस्तान में। शाहनूदरो, इंडस के किनारे है, सिंध, पाकिस्तान में। RD बनर्जी 1922, ये 1921, 1922, ये चीज़ याद रखिएगा। शाहनूदरो नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है, इंडस के किनारे है और ये पाकिस्तान में है, सिंध में। अब देख रहे हैं आप, इसीलिए इंडस वैली बोला गया था, इंडस के किनारे बहुत सारी हमको साइट्स मिलती हैं। फिर लोथल याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है सारे जितने भी लिखे। लोथल गुजरात, SR राव ने इसकी डिस्कवरी करी थी 1954, भोगवा।
ये नदी जो है ना भोगा, साबरमती भोगवा, कई बार पूरा लिख के आ जाता है साबरमती भोगवा, तो वो लोथल इसके किनारे में, कालीबंगान, घग्गर हरियाणा, ये घग्गर में है, और ये आपकी राजस्थान में ही मिलती है हमको। नेक्स्ट है बनावली, बनावली भी आपकी हरियाणा में है, घग्गर के किनारे है। आर एस बिश्नोई की डिस्कवरी करी थी। धौलावीरा, धौलावीरा ये इंपॉर्टेंट साइट है, मैं इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। धौलावीरा लूनी, लूनी के किनारे, कच्छ गुजरात, जेपी जोशी। ओके, ये हमारी कुछ साइट्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए कि भाई किसने डिस्कवरी करी है, किसने नहीं करी है। कुछ और साइट्स होंगी तो मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे आप मान के चलिए कि रोपर, रोपर की खोज किसने करी है? रोपर हो गया आपका, यहाँ कालीबंगान लिखा हुआ है, बीबी लाल, तो ये जो बीबी लाल है इनने इसकी खोज करी, रोपर हो गया। लोथल आपने देख लिया, एस आर राव हो गया। तो रोपर की खोज वाई डी शर्मा, वाई डी शर्मा साहब ने इसकी खोज करी थी। और ये किसके किनारे है? रोपर आप जानते होंगे किसके किनारे है, या आप मान लीजिए सतलज। कहाँ पर है रोपर? पंजाब, पंजाब में, सतलज के किनारे पंजाब में है, तो रोपर ये हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो कि आपको याद रखना चाहिए। रंगपुर हो गया, एक रंगपुर मैं आपको बता देता हूँ, आगे आएगा रंगपुर, ये मेदार के किनारे है। ये अहमदाबाद, अहमदाबाद। इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार घुमा के पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा और सारे नहीं आते हैं, और कुछ हम आपको अब बता देंगे आगे। अब हम इनकी बेसिक पे चलते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पर, क्या क्या हमें देखना चाहिए, क्या समझना चाहिए। तो अब देखते हैं हम, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो नाम था, ये जो टर्म है इंडस सिविलाइजेशन, इसको कॉइन किसने किया था सबसे पहले? जॉन मार्शल। आपको हमने बताया था आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना था किसके टाइम पर? ये 1902 के अप्रॉक्स में हमने देखा था कि ये कब कहाँ पर किसने बनाया था? कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने जब इसको बनाया था तब इनको डायरेक्टर नियुक्त किया था, और इनने ही खुदाई यहाँ पर स्टार्ट करवाई, और इनने ही नाम इसको इंडस वैली दिया था, जॉन मार्शल ने। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपरली अपने इंडस वैली वाले पे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ओके, तो हम देख लेते हैं, अगर आपको आगे दिखा दूंगा। चलिए ब्लैंक पेज पे देखते हैं क्या क्या है। ओके, इंडस वैली का जो ये डायग्राम है ये आप चेक कर लीजिए। ये साइट्स के बारे में बताता है, मैं बता देता हूँ। नॉर्थ और नॉर्थ मोस्ट साइट जो है वो मांडा है, मांडा जम्मू कश्मीर। यहाँ की बात करेंगे तो ये आपका यूपी में है। यूपी में आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था वहाँ पे इंपॉर्टेंट है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंडौन नदी के किनारे है, ठीक है, हिंडौन रिवर के किनारे है। यहाँ पे दैमाबाद, महाराष्ट्र। यहाँ पे है सुतकेना, गेंडोर। ओके, ये आपकी दशक, दास्ताए दशक कहते हैं, बलूचिस्तान। ये एक्सटेंशन है नॉर्थ, वेस्ट, ईस्टर्न, और ये सदर्न मोस्ट साइड्स। तो ये पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो आप याद रखिएगा कि मांडा नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट साउथ हो गया, दैमाबाद हो गया महाराष्ट्र में। ये प्रवरा नदी के किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे था ये रिवर है, इसके किनारे था दैमाबाद, तो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। ये चीज़ें आपने देख ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो इनके बारे में क्या है, कहाँ पर क्या चीज़ें मिली हैं, ये फैक्ट्स देख लेते हैं हम। हड़प्पा, हम सब हड़प्पा से शुरू करते हैं। हड़प्पा की खोज हमने देख ली थी 1921 में हुई थी। हड़प्पा किसके किनारे है? ये आपने देखा था कि हड़प्पा हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि ये रावी नदी के किनारे है। और खोज किसने करी थी इसकी? दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज करी थी। हड़प्पा में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। R37 सिमेट्री, ये इंपॉर्टेंट है। स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं, इसको मेल टॉर्सो भी कहते थे, मेल टॉर्सो यहाँ पे मिला था मदर गॉडेस की, टेराकोटा फिगरीन, ये टेराकोटा बोलते हैं ना,
टेराकोटा फिगरिन ऑफ मदर गॉडेस, ये चीज़ मिली थी। अब आप देख लीजिए, ये जितने बस कर रहा हूँ आप इतने ही याद रखिएगा, और कोई ज़रूरत नहीं है। मेल टॉर्सो, ये मेल टॉर्सो याद रखिएगा। टेराकोटा फिगरिन ऑफ मदर गॉडेस हो गया, और स्टोन सिंबल लिंगम का हो गया, ये हो गया। अब मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट है। आर.डी. बनर्जी 1922 में आर.डी. बनर्जी ने इसकी खोज करी थी। ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट बाथ, ये जो चीज़ है आप देखेंगे कि जो लार्जेस्ट जो स्ट्रक्चर मिला था वो ग्रेट ग्रैनरी का था। ये तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इसमें लगा हुआ, आप ये चीज़ याद रखें। ग्रेट ग्रैनरी हो गया। ग्रेट बाथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पशुपति महादेव की सील, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल, जो ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल थी, ये आपकी लॉस्ट वैक्स टेक्निक पे बनी थी। कई बार पूछ सकते हैं कि किस टेक्निक से ये बनी थी, जो ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल है, तो लॉस्ट वैक्स जो टेक्निक है उससे बनी थी। बियर्डेड प्रीस्ट, जो प्रीस्ट किंग है बियर्डेड प्रीस्ट, इसका मिला था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। बस इसमें यही दो चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पढ़ने लायक है। और फिर शाहनुद्रो, ये चीज़ याद रखिएगा। ये इकलौता था फोर्ट जो कि सिटाडेल के नहीं था। इसमें हम आगे देखेंगे कि ये जितना भी टाउन थी, टाउन प्लानिंग में हम देखेंगे कि ये एक बाहर से इनके भी बाउंड्रीज थी प्रोटेक्शन के लिए। तो इसमें ये कोई भी सिटाडेल के अंदर ये सिटी नहीं थी, ये ओपन सिटी थी। तो ये चीज़ आप देखिएगा कि इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट लोथल डॉकयार्ड शहर है। मतलब ये यहाँ पर जो ट्रेड था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये सब जो फॉरेन ट्रेड्स था, उसके तहत ये भी डॉकयार्ड यहाँ पर था। राइस, लोथल और रंगपुर से हम देखेंगे कि ये राइस हस्क जो था ये रंगपुर से भी मिला था। लोथल और रंगपुर दो साइट्स हैं जहाँ पर हमको राइस हस्क मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंगपुर आपका कहाँ है? लोथल रंगपुर आपका दोनों गुजरात में है। ये चीज़ हो गया। डबल ब्यूरियल, ये इंपॉर्टेंट है। डबल ब्यूरियल कहाँ मिला था? लोथल में था। मेल और फीमेल को इनमें दफनाया गया था। ये चीज़ होगी। कालीबंगान, ये इंपॉर्टेंट है। प्लाउ फील्ड सरफेस जो कालीबंगान से मिला था, कालीबंगान और बनावली, ये देखिए जो बनावली है, कालीबंगान और बनावली दोनों से ये जो प्लाउ फील्ड थे ये आपके मिले थे। बनावली आपकी हरियाणा में है, कालीबंगान कहाँ थी आपकी? राजस्थान में। दोनों से प्लाउ फील्ड मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ याद है। एक फायर अल्टार्स का है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फायर अल्टार्स यहाँ पे मिले थे। मेसोपोटामियन की सिलेंड्रिकल सील्स यहाँ से मिली थी, ये चीज़ आप याद रखिएगा। मेसोपोटामियन सील्स कहाँ से मिली थी हमको? कालीबंगान से जो है मेसोपोटामियन सील्स मिली थी। लोथल हमने देख लिया। लोथल में एक चीज़ जो छूट गई, ये पर्शियन और ईरानियन सील्स, ये चीज़ याद रखिएगा कि ये चीज़ ये दिखाता है कि जो फॉरेन ट्रेड था वो परस्यू करता था। यहाँ पे पर्शियन सील्स हो गई, ईरानियन सील्स हो गई, मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सील्स हो गई। बनावली हरियाणा में है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये आगे हम बताएंगे कि ये टाउन प्लानिंग इसमें अच्छे से नहीं थी, ना कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से था। जब अभी हम आगे देखेंगे क्या है ड्रेनेज सिस्टम कैसे है, तब ये चीज़ हम समझेंगे। धौलावीरा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम था यहाँ पर, वाटर ड्रेनेज सिस्टम था। साइट ओनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस यूज्ड फॉर सिविक पर्पस, अ स्टेडियम। इसमें पानी स्टोर करने के लिए इनने गबर बंद, इसको गबर बंद या नाला बोलते थे। ये आज की तरह से आप ये समझ लीजिए रिजर्वायर की तरह काम करता था। तो इनका ये पानी सप्लाई के लिए भी था, बहुत इंपॉर्टेंट। धौलावीरा हमने देखा कहाँ पे था? गुजरात में। ओके। ये साइट 3 फेजेस में डिवाइडेड थे, 3 पार्ट्स में। जनरली हम अभी आगे देखेंगे टाउन प्लानिंग में। आप मैं इसमें एक जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का मतलब जो है वो मैं डाल दूंगा एक वीडियो में, तो वहाँ पूरा देख लीजिएगा। क्या है बेसिकली, क्या होता था कि ये जो शहर होते थे 2 भाग में डिवाइडेड होते थे। ये ऊपर रहता था और ये नीचे रहता था, ये वेस्ट ये ईस्ट। तो यहाँ पे मर्चेंट क्लास या रिच क्लास रहते थे और यहाँ पे नॉर्मल लोग रहते थे। तो आप ये देखा ना कि ये 2 भागों में डिवाइडेड है, कि ये हो गया वेस्ट और ईस्ट। इस तरह से ये 2 भागों में चलता था, पर धौलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो ये हम आगे आर्ट एंड कल्चर में देख लेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ समझ में आ जाएगी। सुरकोतला बोन्स ऑफ हॉर्सेस, जबकि हॉर्सेस के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, फिर भी सुरकोतला इकलौती ऐसी जगह है जो गुजरात में जहाँ पर हॉर्सेस के जो बोन्स हैं वो भी यहाँ पर मिले हैं। दैमाबाद में चैरिटियर विद चैरिटियर ब्रॉन्ज की इमेज है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा। हाँ, धौलावीरा में एक चीज़ और कि इसके गेट पे, जो इसका गेट था, यहाँ पे जो ये लिखे हुए ना इंस्क्रिप्शंस, ये मिले थे इंस्क्रिप्शंस।
ये यहाँ पर मिले थे, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली। अब हम चलते हैं इसके बेसिकली जो हमारा क्या कहते हैं आपकी टाउन प्लानिंग है। टाउन प्लानिंग ये अर्बन सिविलाइजेशन में आता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अर्बन सिविलाइजेशन इसको बोलते हैं, ये अर्बन सिविलाइजेशन था। टाउन प्लानिंग ऐसी थी कि इनका जो टाउन था ये सिटाडेल और लोअर पॉइंट, मैंने आपको बताया था ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। ये अपर हो गया रेस्ट प्लेटफॉर्म पे, और ये नीचे ये वेस्ट ईस्ट, ये आपका सिटाडेल हो गया, और ये लोअर टाउन हो गया। नॉर्मल लोग यहाँ पे रहते थे, और ये रिच क्लास, मर्चेंट क्लास, यही आप कह सकते हैं, ये इधर रहते थे, और ये टाउन में नॉर्मल सब लोग रहते थे। तो ये इनका बनाने का तरीका था जो हमने यहाँ पर देख लिया। देखिए, रूलिंग क्लास, लोअर टाउन में इनहैबिटेड बाय कॉमन पीपल। 2 स्टोरी बिल्डिंग्स भी थी, ये चीज़ याद रखिएगा आप, ठीक है। टाइल्ड बाथरूम्स, इनके बाथरूम भी टाइल्ड्स थे। विंडो डज नॉट फेस द रोड, ये इंपॉर्टेंट है कि जो विंडो थी वो रोड की तरफ नहीं थी। और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम देखते हैं कि जो रोड्स हैं वो चेस पैटर्न पे बनी हुई थी, इस तरह से रोड्स थी। घर यहाँ पर कहीं बने होते थे, रोड्स ये इंटरसेक्ट करती थी एक दूसरे को 90 डिग्री पे, तो ये चीज़ याद रखिए, चेस बोर्ड पैटर्न पे था। ड्रेनेज सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रेनेज सिस्टम, कि इनने प्रॉपर नालियाँ बना रखी थी। नालियों के ऊपर स्टोन्स की लिड्स भी बिछाते थे जिससे दिखे ना। यहाँ पे एक मैनहोल भी होता था जो सफाई के लिए था, इसमें ओपन करके आप सफाई कर सकते थे। ये मैनहोल, ये आपकी जो आपकी लाइंस हो गई, सीवर लाइन हो गई, सीवर लाइंस हो गई, इसको स्टोन लिड्स से, ये स्टोन लिड्स से इसको कवर कर देते थे। तो ये चीज़ हमने देख ली यहाँ पर। हाइजीन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो ये आपको समझ में आ गया ना कि किस तरह से इन्हें बनाया था। हड़प्पन मेजरमेंट्स, हमने देखा कि मेजरमेंट इनकी स्टिक्स, ये भी इनको आता था। कंप्लीट ब्यूरियल इनका सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड था डिस्पोजल ऑफ डेड का। हमने देखा था ना, एक कंप्लीट था एक पार्शियल। कंप्लीट में पूरी पूरी बॉडी को ही हम जमीन में गाड़ देते हैं खोद के, कि जमीन के अंदर कंप्लीट ब्यूरियल हो गया। तो ये हमने चीज़ देख ली थी। शाहनूद्रो वॉज द ओनली फोर्ट विदाउट सिटाडेल, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमने बताया था कि ये आपको याद रखनी है हर हालत में। अब हम इकोनॉमी की बात करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन की इकोनॉमी क्या कहती है। ये एग्रीकल्चर प्रधान थे, क्योंकि अच्छी खासी जो जितनी भी लैंड आप देखेंगे वो लगभग सबके सब फर्टाइल लैंड में था। तो ये एग्रीकल्चर पे भी थे, और एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो पशुपालन था वो भी इनका एक पेशा था, और ये खेती भी करते थे, दोनों पर डिपेंडेंट थे। व्हीट और बार्ले, ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी जो इस टाइम पर थी, लार्ज स्केल। पल्सेस, सीरियल, कॉटन, डेट्स, मेलन, ये भी इनने उगाए। राइस का कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं मिलता, मैंने बताया था ना। राइस हस्क मिलती है, वो भी कहाँ से, रंगपुर और लोथल से। ये दोनों कहाँ पर है आपकी, गुजरात में, गुजरात की साइड से, तो यहाँ पे थी। लगभग पीजेंट से, किसान थे। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एग्रो कमर्शियल सिविलाइजेशन, मतलब यहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा थे, खेती प्रायोरिटी थी, इसलिए एग्रो कमर्शियल सिविलाइजेशन भी इसको कह सकते हैं। हु और प्लाऊ के भी एविडेंस मैंने बोला था ना आपको, मिले थे कालीबंगान और बनावली से। हु और प्लाऊ के, यहाँ से प्लाऊ टॉय भी मिला था बनावली से। तो इनके एविडेंस, कालीबंगान हमने कहाँ देखा था, राजस्थान, बनावली हरियाणा, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब फर्दर हम इकोनॉमी में अगर बात करेंगे तो आप देखिएगा कि एनिमल्स जो डोमेस्टिकेट किए, शीप, गोट, बफलो, ये टाइगर के बारे में भी जानते थे, मतलब उस एरिया में टाइगर भी थे। कैमल तो थे क्योंकि राजस्थान है, एलिफेंट, टोर्टाइस, डियर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि लायन के बारे में नहीं जानते थे, ना तो काऊ के बारे में जानते थे। लायन और काऊ, इन दोनों के बारे में ये एविडेंसेस नहीं मिले हैं। हम प्लस बुल, इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे सील्स इनको मिले। हम प्लस बुल या यूनिकॉर्न, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और इनका सेक्रेड एनिमल था ये, इसको सेक्रेड एनिमल भी बोला गया कि सेक्रेड एनिमल था हम प्लस बुल, ये चीज़ याद रखिएगा। हॉर्स के बारे में नहीं जानते, पर फिर भी जो सुरकोतला गुजरात से एक बोन, जो हॉर्स की बोन्स है वो सुरकोतला गुजरात से मिली, लेकिन ये जानते नहीं थे, पर बोन्स मिली हैं। कॉटन, ये इंपॉर्टेंट है कि कॉटन, अर्लीस्ट एविडेंसेस कॉटन के, यहाँ पर अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन, हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस, बिकॉज कॉटन वाज द फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन दिस एरिया। ग्रीक्स ने इसलिए सिंडोन, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम सिंध, ग्रीक्स कॉल्ड इट सिंडोन, जो कॉटन था उसको सिंडोन कहते थे, क्योंकि ये सिंध की तरफ से डिराइव हुआ था इसलिए। क्राफ्ट, क्राफ्ट बहुत ज़्यादा था, बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज। मैंने आपको बताया था ना कि ब्रॉन्ज के इक्विपमेंट्स, बिकॉज इक्विपमेंट विद मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ ब्रॉन्ज, आपके यूटेंसिल्स बनाते थे, जो आपके अदर टूल्स थे वो सभी ब्रॉन्ज से बनाते थे, इसलिए इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन में कहते हैं।
इमेज, यूटेंसिल्स, वेपन्स, टूल्स, एक्सेस, सॉज, नाइफ्स, ये सब ये बनाते थे, इसलिए भी इसको सिल्क, ये चीज याद रखिएगा, सिल्क के एविडेंस नहीं मिले हैं, लेदर के मिले हैं, सील्स, स्टोन स्टैचूज, टेराकोटा फिगरीन्स, ये सब यहां पर मिले हैं, याद रखिएगा। ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर्स वर मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स एंड मड ब्रिक्स सजेस्ट द ब्रिक लेइंग वाज एन इंपॉर्टेंट क्राफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्न्ट ब्रिक जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बिल्डिंग्स बनाने में, इसीलिए इसको अर्बन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल किया, इनका ड्रेनेज पैटर्न वैसा था, इनकी रोड्स वैसी थी, तो ये अर्बन सिविलाइजेशन का हाइजीन को देख के डिनोट करता है। तो याद रखिएगा ये मतलब नॉर्मल मिट्टी के इनने नहीं यूज़ किए ब्रिक्स, इनने कहीं कहीं स्टोन लिड्स और ये सब यूज़ किया, लेकिन बेसिकली जो बिल्डिंग्स थी इनकी बर्न ब्रिक से बनी हुई थी, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राफ्ट थी, ये चीज़ याद रखिएगा। आयरन के बारे में नहीं जानते थे, ये मैंने बताया ना आपको, इंपॉर्टेंट है कि आयरन के बारे में नहीं जाएंगे। लेटर वैदिक एज जो है उसमें आयरन की जो है तब उसको आयरन एज हम बोलेंगे, लेटर वैदिक में, लेटर वैदिक, ये चीज आपका हो गया। पॉटर व्हील्स था उस समय जिससे पॉटरी बनाते थे। बोट मेकिंग की कला इंपॉर्टेंट थी उस समय, ये याद रखिए, क्योंकि ट्रेड भी हम देखते हैं ना कि ट्रेड एंड कॉमर्स फैला हुआ था, तो बोट मेकिंग की कला इंपॉर्टेंट थी। सील्स, ये हम फर्दर हम जो जब आर्ट एंड कल्चर देखेंगे तो वहां भी देखेंगे कि सील्स स्क्वायर शेप में मोस्टली मिली थी, और इनमें एनिमल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे बुल, मैंने अभी बोला ना हम्पलेस बुल, यूनिकॉर्न, उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिले। एलिफेंट, टाइगर, राइनो डिपिक्टेड थे, लेकिन काउ, लॉयन, हॉर्स ये नहीं मिले एविडेंस में, ये चीज़ याद रखिएगा। मेसोपोटामियन सील्स मिली है ना, मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सील्स मिली, पर्शियन सील्स मिली, तो ये चीज़ें जो यहाँ पे मिली तो ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो हमने बेसिकली लगभग चीज़ें सब खत्म कर ली जो भी इकोनॉमी थी। तो अब हम देख लेते हैं कि ये ट्रेड, ट्रेड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्या है। तो हम ट्रेड देख लेते हैं कि ट्रेड जो था, ट्रेड बेसिकली मेसोपोटामिया, ट्रेड बोथ मतलब इंटरनल ट्रेड भी था और एक्सटर्नल ट्रेड भी था, मतलब फॉरेन ट्रेड भी था और अंदर भी ट्रेड होता था, क्योंकि और जो सी रूट्स वगैरह और ये सब जो भी रूट्स थे हम देखते हैं कि बोट्स हैं तो शायद उससे भी होता होगा, क्योंकि बोट हमने देखा था, बोट मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट आर्ट थी, क्योंकि सील्स भी मिली हैं। मेसोपोटामिया से अच्छा खासा हमारा ट्रेड रिलेशन है, क्योंकि इसकी सील्स मिलती हैं, आपने देखा पर्शियन सील्स, मेसोपोटामियन सील्स, तो मतलब वहां से एक्सचेंज तो हो ही रहा था, तभी सील्स आ रही हैं। मेसोपोटामियंस ने इस सिविलाइजेशन के लिए मेलुहा वर्ड याद रखना कि ट्रेड रिलेशंस विद मेलुहा, तो याद रखना किसने कहा था, मेसोपोटामियंस ने इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेशंस को लेके मेलुहा कहा था, इस सिविलाइजेशन को मेलुहा कहा इन्होंने। अफगानिस्तान के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ इनके ट्रेड रिलेशंस थे। दो इंटरमीडिएट कोस्ट हमें देखने को मिलते हैं, जैसे दिलमुन और माकन। दिलमुन कोस्ट आज के हिसाब से बहरीन को माना जाता है, और माकन कोस्ट, मकरन कोस्ट जो पाकिस्तान का है वो माना जाता है आज के हिसाब से। रिलीजन देखते हैं। अच्छा हाँ, ट्रेड अगर देखा तो हम ये देख लेते हैं कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें हम कई बार मंगाते थे, ये आप देख लीजिएगा। गोल्ड, कोलार कर्नाटक से था, अफगानिस्तान से था, ईरान, पर्शिया, पर्शिया का पुराना नाम जो नया नाम है वही ईरान है, और जो आपका मेसोपोटामिया है वो आपका क्या है, इराक है। सिल्वर अफगानिस्तान, पर्शिया। कॉपर खेतरी माइंस राजस्थान की तो पता ही होगा, बलूचिस्तान। टिन अफगानिस्तान, बिहार। लपीज लजौरी अफगानिस्तान। स्टेटाइट, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटाइट आप देख लीजिएगा, ईरान और पाकिस्तान हो गया। फॉस्फेट रॉक्स, एक और लिख देता हूँ, फॉस्फेटिक रॉक्स, ये आपके ओमान से आती थी, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये देखिए रिलेशंस है ना, तभी तो यहाँ से ये चीज़ें आ रही, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि रिलीजन, रिलीजन क्या था। पशुपति की सील जो हमें मिली थी मोहनजोदड़ो से, जो हमको सील मिली थी, उसमें हम देखते हैं कि 4 जानवर जो थे वो आपके उसके बगल में चारों बैठे होते, 2 डियर उनके पैर के पास बैठे हुए थे, जैसे एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफलो, ये जो थे 4 जानवर थे, और 2 डियर जो थे इनके सामने बैठे थे। तो ये लगता है कि ये प्रोटो योगी है ना, प्रोटो शिवा, योगी की जो थी ना पोस्चर वाली, तो शिवा की, वो लगता है कि शिवा की वर्शिप करते होंगे, प्रोटो शिवा। प्रोटो शिवा बेसिकली बोलते हैं योगी पोस्चर में बैठे हुए। मदर गॉडेस, मदर गॉडेस टेराकोटा फिगरीन ऑफ मदर गॉडेस, जो कि हड़प्पा से मिली थी हमें। ग्रेट बाथ, रिचुअल वॉशिंग के लिए, रिचुअल के लिए यूज होता था, लगता तो एक रिचुअल वॉशिंग जो इनके होते तो उसमें ये यूज करते थे, ग्रेट बाथ में जाके नहाते थे। पीपल ट्री को इंपॉर्टेंट माना गया है। हमप्लेस बुल मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल, इसकी सबसे ज्यादा सील्स मिली थी। एमुलेट्स भी पहनते थे, इसका मतलब ये सुपरस्टिशियस भी थे। ये जो पूजा करते थे वो मटेरियल गेन्स के लिए करते थे, मतलब कि इनके जानवर सही रहे, फसल अच्छी हो,
इसलिए इनकी हेल्थ सही रही। इसलिए नहीं करते थे कि साल्वेशन, जैसे स्पिरिचुअल गोल्स जो हमने देखा था बाद में रिलीजन के टाइम पे आए थे, उसके लिए पूजा नहीं करते थे, ये सिर्फ मटेरियल गेन्स के लिए करते थे पूजा। तो ये चीज़ याद रखनी है। पूजा भी मतलब जैसे भी ये देखने में लगता है, एक चीज़ याद रखिए कि टेम्पल के कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले हैं इसमें, टेम्पल के एविडेंसेस इस पीरियड में नहीं मिले हैं। अब हम देख लेते हैं कि डिक्लाइन कैसे हुआ। डिक्लाइन के कई सारी थ्योरीज हैं कि जैसे आर्यन अटैक है, आर्यन अटैक व्हीलर ने दिया था। हम देखते हैं ना कि अर्ली वैदिक में आर्यन आए सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशियन थ्योरी है मैक्स मुलर की, वहां से आया, तो उनने इनको यहाँ से मारते हुए तो ये खत्म कर दिया। नेचुरल कैलेमिटी भी बताते हैं कि जेम्स मार्शल ने बोला था कि नेचुरल कैलेमिटी भी एक रीजन हो सकता है इनके इसको खत्म करने का। यहाँ पर जो ये सिविलाइज, क्योंकि हमने देखा था कि मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो को माउंड ऑफ जो डेथ बोलते हैं ना, माउंट ऑफ डेथ, इसमें 7 लेयर्स मिली थी। ये चीज़ याद रखिएगा, 7 लेयर्स में इसकी डिस्कवरी हुई, तो 7 बार मोहनजोदड़ो डिस्ट्रॉय हुआ था और बना था। तो इसलिए ये मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो 7 लेयर्स में था, बना टूटा इस तरह से। तो ये चीज़ यहाँ पर हमने देख ली। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इसके हमने लगभग सारे कवर कर लिए हैं, और इससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक कि अब आना चाहिए। ये आपका फाइनल था। ओके, तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल। थैंक यू।